आजम सवाती साहब को जो है वो रिहा कर दिया गया है। तलवार जो है वो हटी है, थोड़ी सी, पूरी तरह गायब नहीं हुई है। मुल्क भर में शादी हॉल रात 10 बजे जबकि तमाम मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करने की मंजूरी दे दी गई है। आज वैसे काबीना का जो इजलास हुआ है इसमें भी कोई लाइट नहीं जली। मरियम नवाज को जो है वो पार्टी की सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिया है। मरियम औरंगजेब ने उसको ट्वीट किया, फिर उसको डिलीट किया। मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट को भी मैं इसका जिम्मेदार समझता हूं। जावेद चौधरी साहब का एक कॉलम है, इमरान खान साहब की हुकूमत की तबाही में 3 लोगों ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। जनरल बाजवा ने अपना मोबाइल खोलकर वजीर आजम को शहजाद अकबर की एक वीडियो भी दिखाई। इमरान खान साहब ने कौन सा दौरा करना है कौन सा नहीं करना वो बुशरा बीवी फैसला करती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, वापसी हो गई है लाहौर और पिछले चंद दिनों का जो एक शुमाली इलाका जात का अपनी पसंद का जो टूर था, अपनी मर्जी का जो टूर था, वो अब इख्तिताम पजीर हुआ है। वैसे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपसे मुखातिब होने का मज़ा यहीं पर आता है। मैं बिल्कुल फ्रैंकली कहूँगा, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे जो आपके साथ एक कनेक्शन है ना, वो कहीं और जाके नहीं आता। वो जगह चेंज हो जाती है, माहौल चेंज हो जाता है, हालात बदल गए, सब कुछ बदल गया, वो जिस तरह कहते हैं ना, तो मज़ा यहाँ पे आता है। तो दोबारा सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग खबरें जो है आज आपके साथ शेयर करनी है। मैं तो हैरान हो गया हूँ पिछले 3-4 दिन में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। वैसे तो काफ़ी हद तक आपको आगाह भी किया, लेकिन सुकून नहीं आता, चैन नहीं आता। ये नहीं होता कि भाई कोई 2-3 दिन ज़रा कोई ज़रा काम ठंडा हो जाए। या शायद मेरी वजह है कि मैं ये समझता था कि अच्छा जी, मैं चूँकि यहाँ पे नहीं हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो शायद मुल्क के अंदर कोई अमन सुकून आएगा। कोई सुकून का कोई चांस ही नहीं है। खैर, आगे चलते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें कुछ आपके साथ शेयर करनी है। एक तो जनाब आजम सवाती साहब को जो है वो रिहा कर दिया गया है। वो जो मुतनाज़ा ट्वीट्स थे जिस मामले के अंदर, तो उसके अंदर उन्होंने एक तो साफ साफ उन्होंने कह दिया कि भाईजान उसमें अपने मुकदमे में उन्होंने कहा था जी मैंने ट्वीट्स ही नहीं किए, और ट्वीट्स तो ही मुकर गए सर। तो खैर, उनकी अब जमानत होगी। जमानत तो पहली मंजूर होगी थी, अब उनको रिहा भी कर दिया गया। 2 लाख रुपए के मचलके उन्होंने जमा कराए हैं। सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि अगर आजम सवाती ने दोबारा ऐसी काबिल एतराज़ ट्वीट्स की तो ये दोबारा भी जेल जा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि अगर आजम सवाती जुर्म को दोहराएं तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। फरीकैन जमानत मनसूखी दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। तो मतलब तलवार जो है वो हटी है, थोड़ी सी हटी, मतलब पूरी तरह गायब नहीं हुई है। आजम सवाती साहब को जो है ना, या तो अपना ट्विटर अकाउंट ही बंद कर देना चाहिए या फिर सोच समझ के ट्वीट्स जो हैं वो करनी चाहिए। तो एक तो ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत जनाब काबीना का इजलास हुआ है और इस काबीना के इजलास में तवानाई को बचाने के लिए जो है वो नई पॉलिसी को मंजूर किया गया है। पॉलिसी क्या है, गौर से सुन लीजिए, क्योंकि ये आपने भी सब कुछ करना है। हाँ जी, बिल्कुल आपने भी करना है और मैंने भी करना है, बड़े इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। एक तो जनाब वफाकी इदारों में बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाएगी। मुल्क भर में शादी हॉल रात 10 बजे जबकि तमाम मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करने की मंजूरी दे दी गई है। 8:30 बजे मार्केटें बंद। आज वैसे काबीना का जो इजलास हुआ है इसमें भी कोई लाइट नहीं जली। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। इसका मकसद भी जो है वो बिजली को बचाना था। और इसके मुताबिक जनाब ये मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स को बंद करने से कौमी ख़जाने को 62 अरब रुपए का फ़ायदा होगा, बचत होगी इससे, ये कहा गया है। अच्छा जी, इसके अलावा बिजली से चलने वाले गैर मौसर पंखे 1 जुलाई के बाद फैक्ट्रियों में बंद हो जाएंगे, बनना बंद हो जाएंगे। जब बनना बंद हो जाएंगे तो इस्तेमाल होना भी बंद हो जाएंगे। इसके अलावा बिजली से चलने वाले गैर मौसर इनएफिशिएंट पंखों पर इजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। इस इकदाम से तकरीबन 15 अरब रुपए की बचत की जाएगी। 29,000 मेगावाट बिजली हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में हम 12,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में 17,000 मेगावाट इजाफी इस्तेमाल होने वाली बिजली में 5,003 मेगावाट एयर कंडीशनर्स के हैं, जबकि 12,000 मेगावाट पंखों के जरिए हैं। तो 1 फरवरी 2023 के बाद पुराने डिज़ाइन के बल्ब जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो आपको याद होगा आज से 15, 20, 25 साल जो है वो जो अंदर से जिसका जो है वो फ्लेम नज़र आता था, वो भी जो है उसकी ख़रीदारी के ऊपर भी जो है वो अब बंदिश आयद कर दी गई है। और इसके साथ साथ बिल्डिंग कोड, हाउसिंग सोसाइटीज़ की बायलॉज में शामिल की जाएंगी। इसके अलावा 50% स्ट्रीट लाइट्स ऑन की जाएंगी। इससे 4 अरब रुपए की बचत होगी। 50% ऑन होंगी, 50% बंद होंगी। तो ये एक प्लान है जो गवर्नमेंट ने जो है वो अनाउंस किया है। अच्छा जी, इसके अलावा ज़रा गवर्नमेंट ने एक और जो अनाउंसमेंट की है, ज़रा मैं उसके ऊपर भी आ जाऊँ, और वो है जनाब गवर्नमेंट ने तो नहीं, मुस्लिम लीग नून ने जो है वो आज ये अनाउंसमेंट की है। और ये अनाउंसमेंट क्या हुई है, वो हुई है जनाब के मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पर मरियम नवाज को जो है वो पार्टी की सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिया है और इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है
कि पहले जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो इसके ऊपर जो तारीख थी वो 2022 की लिखी हुई थी। अब वो मुझे नहीं पता कि वो टाइपो एरर था कि किसी से जल्दी के अंदर, एक्चुअली जब साल चेंज होता है ना, दिसंबर से जनवरी में जाते हैं तो बहुत से लोग जो हैं वो पिछली तारीखों में चल रहे होते हैं, उनको याद कराना पड़ता है भाई 22 से निकल के अब 23 हो गया है। तो मरियम औरंगजेब ने उसको ट्वीट किया, फिर उसको डिलीट किया, और फिर वो जो 22 था, अगर आप ये गौर से इसको देखें तो 2022 को 2 को जो है उन्होंने 3 बना दिया। उन्होंने कहा एडा टाइम नहीं है कि इन्होंने दोबारा असी टाइप कराइए, उन्होंने 2 को 3 कर दिया और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि लो जी मरियम नवाज जो हैं वो सीनियर नायब सदर पार्टी की बन गई हैं। अच्छा, मेरी 2-4 पॉइंट्स हैं। एक तो बड़ी देर से ये बात चल रही थी कि जनाब मरियम नवाज को जो है ना ज़रा अपग्रेड किया जाएगा पार्टी के अंदर जो है, और साथ साथ सॉरी एक और भी चीज़ है, इनको चीफ ऑर्गेनाइजर भी मुकर्रर कर दिया गया है मरियम नवाज को। अब चीफ ऑर्गेनाइजर का मतलब यही है कि पार्टी की जितनी भी कैंपेन वगैरह होंगी, जलसे जुलसे वगैरह, आगे जो इलेक्शन मोड के अंदर जो काम शाम होगा वो मरियम नवाज ही करेंगी। लेकिन मेरा एक सवाल है, वो ये है कि आपकी जो मतलब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वो तो गायब हैं, वो तो है ही नहीं यहाँ पे पाकिस्तान में। तो ऐसा क्या काम किया है उन्होंने पिछले महीने 2 महीने के अंदर, ऐसी कौन सा पार्टी के लिए इतना बड़ा काम कर दिया है कि जिसकी वजह से उनकी इस ओहदे के ऊपर तरक्की हो गई है? मतलब ज़रा मैं भी सुनना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा काम हुआ है, क्योंकि मैं पार्टी के अंदर मुस्लिम लीग नून के अंदर देख रहा हूँ बड़े बड़े नाम वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उन तक ये शर्फ जो है वो आज तक नहीं पहुँचा। तो मरियम नवाज के पास जो है ये शर्फ पहुँचने की वजह क्या है आखिर? क्या सिर्फ यही वजह है कि वो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, ये इस वजह से जो है वो ये ओहदा इनको दे दिया गया? क्योंकि एक तो वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, अब उसमें शरीफ ख़ानदान के चंद ज़रा ये कहते हैं कि सेहत की वजह है, उन्होंने अपनी कोई सर्जरी करवानी है वहाँ पे लंदन में, जो करवाएंगी उसके बाद वो आएंगी। दूसरा, चलें ठीक है, दूसरा अब सवाल ये है कि जब आप इतना बड़ा ओहदा उनको देते हैं तो फिर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी उनकी होती है। और पार्टी का अगर आप इस वक्त उठा के हाल देखें तो पार्टी तितर बितर हुई है, बुरा हाल है पार्टी का। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं से जो बात करता हूँ जो पंजाब के अंदर मौजूद हैं, वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि भाईजान हमारा हाल क्या हो रहा है। बल्दियाती इंतखाबात से आप भाग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मरियम नवाज की अगर आप पॉलिटिकल कैंपेन्स को उठा के देखें, आज़ाद कश्मीर के अंदर उन्होंने कैंपेनिंग की, मुस्लिम लीग नून हार गई। GB के अंदर उन्होंने कैंपेन की, मुस्लिम लीग नून हार गई। ज़िमनी इंतखाबात पंजाब के अंदर हुए, 20 मुख्तलिफ हल्कों पे मुस्लिम लीग नून हार गई। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जब हर जगह मुस्लिम लीग नून हार गई तो फिर मरियम नवाज को इस ओहदे के देने की वजह क्या है? एक ही वजह है, वो एक ही सिर्फ वजह बनती है, और वो गालिबन वजह वो यही है कि मरियम नवाज शरीफ, इनके नाम के अंदर जो है नवाज शरीफ का लफ्ज़ आता है, और तो कोई बात नहीं है। तो इसके अलावा मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती, अब कोई वजह नज़र नहीं आती। ये शायद इससे पहले जब मुस्लिम लीग नून जो है वो अपोजिशन के अंदर बैठी हुई थी तो उस वक्त जलसे जुलूसों और इस सारे चीज़ के हवाले से मरियम नवाज जो है वो पार्टी का एक फेस बनी हुई थी। बट आई थिंक नाउ शी इज़ लॉस्ट ऑल दैट ग्लोरी जो एक ज़माने में मुस्लिम लीग नून के पास थी, आज से 2 साल पहले, 1.5-2 साल 2.5 साल पहले, जो कुछ हद तक थी भी। अब तो बिल्कुल कहानी ख़त्म हो गई। और दूसरी बात ये, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आपने बनाई है पार्टी की, एक और भी बहुत बड़ा इशू है कि ये वक्त और हालात के मुताबिक खामोश हो जाती हैं, वक्त और हालात के मुताबिक बोलना शुरू कर देती हैं। ये भी फैक्ट है। मतलब वो मौसम को देख के, सियासी मौसम को देख के जो है ना वो नारा मारती हैं। वो ये नहीं देखती। अच्छा, फिर अगर जो वो एक्टिवेट भी होती हैं, अगर वो कभी एक्टिवेट हो भी जाएं सियासी तौर पे, वो इतना आगे चली जाती हैं कि उनको पकड़ के फिर वापस लाना पड़ता है कि नहीं, इतना आगे नहीं जाना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करना है। उसके बाद फिर कुछ हालात तब्दील होते हैं, फिर वो खामोश हो जाती हैं। और दूसरी बात ये कि मैं मरियम नवाज की जो आखिरी ऑडियो आई थी, जो ऑडियो तो सबकी आ रही है ना, इमरान खान साहब की भी आ रही है, तो फिर मरियम नवाज की ऑडियो को भी डिस्कस करना चाहिए ना, उनकी ऑडियो क्यों ना डिस्कस किया जाए। जो आखिरी ऑडियो आई थी उसमें तो वो आपके अपने वजीर ख़जाना, उस वक्त के वजीर ख़जाना को लताड़ रही थी, शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ के गुफ्तगू करते हुए। तो ये है पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि मिफ्ता इस्माइल के हवाले से जो कुछ उसमें कहा जा रहा था कि इसको तो समझ नहीं आती है क्या बोल रहा है, और लोगों ने इतना मजाक उड़ाया है, ये इसको समझ नहीं आती है क्या बात करता है जाके। इसहाक डार साहब तो बहुत अच्छे हैं, इसहाक डार साहब ये कर लेते हैं, इसहाक डार साहब वो कर लेते हैं, और अल्टीमेटली इसहाक डार साहब भी जो है वो शरीफ ख़ानदान के समधी हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। ये जो आपस में रिलेटिव रिलेशनशिप है, इसको आप यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुआ, ये यहाँ पे भी मौजूद है। और इसहाक डार साहब भी माजरत के साथ के जिनकी मरियम नवाज इतनी तारीफ़ें कर रही थी, उन्होंने कितना को बड़ा रिजल्ट दे दिया पाकिस्तानी मईशत के लिए, ये आप सबके सामने है। मतलब टिल नाउ इसहाक डार साहब हैज़ बीन अ फेलियर, एब्सोल्यूट फेलियर। आज
मतलब इस वक्त जब ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इंटरबैंक के अंदर डॉलर का रेट तकरीबन 226 हो चुका है, ओपन मार्केट के अंदर 236 का हो चुका है और ब्लैक मार्केट के अंदर 256 का हो चुका है। यह सूरत हाल है जहां पे आप इस वक्त खड़े में। तो आई डोंट नो कि मरियम नवाज को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना के पार्टी क्या बड़ा तीर मारेगी। आई डोंट नो, आई येट टू सी दैट। पार्टी के अंदर और बड़े सीनियर रहनुमा थे, लेकिन बार बार फिर मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो एतराज़ होता है जब ये कहा जाता है कि जनाब फैमिली लिमिटेड कंपनी बना दी है आपने, तो फिर ये इस किस्म की जब तैनातियां होती हैं ना, तो इस आइडिया को, इस इल्ज़ाम को तकवीत मिलती है। फिर ये वाकई ये सब कुछ होता है। इसी से रिलेटेड एक और ख़बर जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से है, और वो ये है कि पीटीआई की जानिब से आज मईशत का एक वाइट पेपर जारी किया गया। अब उसके अंदर मैं एक्चुअली जो फिगर्स देख रहा था जो उन्होंने शेयर किए हुए, फिगर्स आर नॉट रॉन्ग, ये हकीकत है कि फिगर्स गलत नहीं है, लेकिन इसमें भी एक डंडी है जो पीटीआई ने मारी है। मैं ज़रा वो भी शेयर करता हूँ आपके साथ। पहले ज़रा वाइट पेपर क्या कह रहा है ज़रा मैं वो आपको बता दूँ। एक तो उसमें उन्होंने कहा जी 8 माह में महंगाई 45% बढ़ गई, डॉलर की अदम दस्तियाबी और कीमत में इजाफे से बरामदात कम हो गई, हुकूमत की पॉलिसी के सबब इंडस्ट्रियल सेक्टर को सख्त धचका लगा, 8 माह के दौरान लाखों हुनरमंद अफराद बेरोजगार हो गए, हुकूमत के गैर दानिशमंदाना इकदाम से ज़राअत को भी नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान को तो हाल 127 अरब डॉलर बैरून मुल्क को ममालिक को वापस करने हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा रकम IMF की है। पाकिस्तान की मजमूई GDP का 37% बैरूनी कर्जों में चला जाएगा, हमारी इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट बंद हो रही है। इन तमाम मामलात में डॉलर की अदम दस्तियाबी ने मसाइल में इजाफा किया है। मामला इसी तरह चलता रहा तो मुल्क दिवालिया कर सकता है। अच्छा, अब मेरा ये मानना है, और अक्सर लोग मुझसे कमेंट्स के अंदर ये बात पूछते हैं कि जी आप किसको जिम्मेदार समझते हैं, ये आज जो माशी सूरत हाल तक हम पहुंचे हुए हैं किसको जिम्मेदार समझते हैं? मैं इन तमाम सियासतदानों को इसका जिम्मेदार समझता हूं, ठीक है। और सिर्फ बल्कि सियासतदान नहीं, मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट को भी मैं इसका जिम्मेदार समझता हूं। इन सब ने अपना 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 रोल अदा किया है, और ये नहीं हो गया, ये इमरान खान साहब यहां पे भी ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि लो जी 8 महीने ठा करके मुल्क दा ए हाल हो गया। ऐसी बात नहीं है। स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि इमरान खान साहब के अपने दौर के अंदर ही जो है वो कहानी काफ़ी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। एक्चुअली बल्कि एक काम करते हैं, मैंने इस ट्वीट को एक्चुअली रीट्वीट किया था। मैं बहुत कम ट्वीट्स को रीट्वीट्स करता हूँ, बट आई फाउंड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स के स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये ज़रा देखना शुरू कीजिएगा। ये आपके सामने जो है ये फॉरेन रिजर्व्स हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो आपके यहाँ पे अगस्त 2021 से इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तो इसका स्लाइड जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका हुआ था। ये ज़रा देखिएगा। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आता है तो उसके बाद मजीद दोबारा जो है गिरना शुरू होता है। तो बेसिकली इमरान खान साहब के अपने दौर के अंदर ही जो है आपके फॉरेक्स रिजर्व जो हैं वो ऑलरेडी गिरना शुरू हो चुके हुए थे, ठीक है, इमरान खान साहब के दौर के अंदर। उसके बाद इसी तरह इन्फ्लेशन की सूरत हाल जो है वो ये आपके सामने है। इन्फ्लेशन में जो है जनाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने से पहले ऑलरेडी 10% से ऊपर हम जा चुके हुए थे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आता है इमरान खान साहब के खिलाफ, उसके बाद एकदम ये जंप मारता है और ये 25% से भी ऊपर चला जाता है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी वजह, इस सारी चीज़ के अंदर एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि इमरान खान साहब ने अपने दौर के अंदर, क्योंकि उनको काफ़ी तक आइडिया हो गया था, फरवरी के महीने में आइडिया हो गया था कि उनकी हुकूमत नहीं बचती, तो तब उन्होंने वो बचगाना और बेवकूफ़ों वाली वो हरकत की थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें और बिजली की कीमतें जो हैं वो कम कर दी थी, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं था, ये हो ही नहीं सकता था कि आप इस तरह कम करें, लेकिन उन्होंने कर दी। अच्छा जी, उसके बाद ये जनाब जो सूरत हाल है वो डॉलर का रेट जो है 31 अगस्त 2021 से 165 रुपए से ये बढ़ना शुरू हो चुका था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे पहुंचते पहुंचते ये 185 रुपए तक पहुंच चुका हुआ था। हालात बता रहे थे कि किस तरफ जा रहा है। और उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इसने छलांग मारी और ये 235 से भी ऊपर चला गया। आजकल को 10 रुपए कम हुआ है, लेकिन प्रेशर इसका ऊपर की तरफ ही है। तो हालात यहां तक पहुंचाने में सबने अपना अपना किरदार अदा किया। इमरान खान साहब के अपने दौर में भी महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मानेगा कोई नहीं, सारे एक दूसरे के ऊपर डालेंगे, तू कसूरवार है, तू कसूरवार है, कसूरवार इसके अंदर सारे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है वो बाद में एक खिताब भी किया। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, क्योंकि वो रेपिटेटिव बातें हैं, बहुत दफ़ा वो कर चुके हैं, मैं आपका टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता। अच्छा जी, इसके अलावा जावेद चौधरी साहब का एक कॉलम है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जावेद चौधरी साहब जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आजकल शेयर कर रहे हैं, तो मैं ये कॉलम ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसमें से कई बातें तो वैसे ऐसी हैं जो मैं खुद भी व्लॉग के अंदर आपको पहले बता चुका हूँ, और आप ये जाके उठा के देख भी लीजिएगा।
लेकिन कई चीज़ें जो हैं कुछ ज़्यादा डिटेल के अंदर है। चंद चीज़ें जिनका मैंने सिर्फ इशारा किया था, इन्होंने कुछ डिटेल से उसको शेयर किया है। सो आई थिंक अब चूंकि उन्होंने किया है तो क्रेडिट उनको जाता है, मेरे ख्याल में क्रेडिट इस बात का उनको जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो उन्होंने एक नई चीज़ जो लिखी है, एक तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब की, ये आज का कॉलम है, इन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की हुकूमत की तबाही में 3 लोगों ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया है, उस्मान बुज़दार, शहजाद अकबर और खातून अव्वल। उस्मान बुज़दार के बारे में वो यही बताते हैं कि जनाब इनको तो पता ही नहीं था कि मैं वज़ीर आला बनने लगा हूँ। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ जी एहसन जमील गुज्जर जो है वो उस्मान बुज़दार को बनी गाला लेकर गए और जब वहाँ से वापस लाने लगे थे तो उन्होंने इनसे उस्मान बुज़दार को कहा कि आए मैं आपको जो है वो कैपुचिनो कॉफ़ी जो है वो मैं पिलाता हूँ। और तो उन्होंने कहा मैं आपको ग्लोरिया जीन्स लेके जाता हूँ और आपको कैपुचिनो पिलाता हूँ। तो उस्मान बुज़दार को ग्लोरिया जीन्स का और कैपुचिनो कॉफ़ी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो इस पे जो है वो जावेद चौधरी साहब ये लिखते हैं कि सादगी थी उस्मान बुज़दार की, सादगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो साथ लिखते हैं लेकिन 12 करोड़ लोगों के वज़ीर आला को कम से कम कैपुचिनो का इल्म तो होना चाहिए था, ये सादगी नहीं जहालत है। मैं ज़रा इससे इख्तलाफ करता हूँ। मेरा ख्याल में पाकिस्तान के किसी भी सूबे का वज़ीर आला बनने के लिए आपको कैपुचिनो, ब्लैक कॉफ़ी या दीगर कॉफ़ीज़ के टाइप्स का पता होना जो है वो ज़रूरी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। मैं खुद बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बड़े एजुकेटेड, बड़े वेल टू डू, बड़ा विजनरी माइंड रखते हैं, लेकिन शायद उनको भी कैपुचिनो के बारे में नहीं पता होगा। सो इस बात पे मेरा इख्तलाफ, हाँ अलबत्ता ये ज़रूर है कि फिर भी उस्मान बुज़दार वॉज ऑलवेज अ बैड चॉइस। अच्छा, फिर एक और बारे में वो लिखते हैं और वो है शहजाद अकबर साहब के हवाले से। मेरा अगर आप एक वीलॉग उठा के देखें तो मैंने इसमें एक जिक्र किया था और वो ये था कि इमरान खान साहब के बड़े करीबी एक बंदे की जो है वीडियो बनी हुई है और वो वीडियो इमरान खान साहब को दिखाई भी गई थी। नाम अब उसका ले दिया है जावेद चौधरी साहब ने। उन्होंने कहा जी शहजाद अकबर थे वो। उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर की एक वीडियो थी, बल्कि मैं एग्जैक्ट पढ़ देता हूँ कि वीडियो की वजह से इधर उधर ना चला जाए ना मामला, तो अच्छे वापस आइए ज़रा गौर से ज़रा देखें क्या लिखा हुआ है उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत का दूसरा बड़ा डिजास्टर शहजाद अकबर था। ये अखलाकी और मुआशी दोनों लिहाज से करप्ट इंसान था। एस्टैब्लिशमेंट वज़ीर आज़म को बार बार शहजाद अकबर के कारनामों के बारे में बताती रही, लेकिन वज़ीर आज़म की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, ये इन सबूतों पर तवज्जो नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि एक बार जनरल बाजवा ने अपना मोबाइल खोलकर वज़ीर आज़म को शहजाद अकबर की एक वीडियो भी दिखाई। शहजाद अकबर इस्लामाबाद की किसी सड़क पर गाड़ी में किसी खातून के साथ नाशाइस्ता हरकतें कर रहा था। गाड़ी से ज़रा दूर CCTV कैमरा लगा हुआ था। ये हरकतें उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वज़ीर आज़म ने इस सबूत को भी इग्नोर कर दिया। वज़ीर आज़म को जब आखिर में एहसास हुआ तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी हुई थी। अच्छा, ये जावेद चौधरी साहब ने जो लिखा है ना गैर शाइस्ता हरकतें, तो मुझे तो ये भी पता है कि वो गैर शाइस्ता हरकतें क्या थी, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया उसको इस वीडियो के अंदर तो या तो उसके ऊपर स्ट्राइक आ जाएगी या फिर लोग कहेंगे कि मंसूर अली खान कितना गैर शाइस्ता किस्म का इंसान है, अगर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअली उस वीडियो में क्या था। तो दो चीज़ें बेसिकली इमरान खान साहब को ख़ास तौर पे, एक उस्मान बुज़दार की फ़ाइल, उसका भी जिक्र जावेद चौधरी साहब ने किया हुआ है कि वो दिखाई गई थी, और एक ये वीडियो जो दिखाई गई थी। तो मैं यहीं तक रखता हूँ, मैं मज़ीद आगे नहीं जाना चाहता, वरना शाइस्तगी के दामन जो है वो हाथ से छूट जाएगा। मैं आगे नहीं जाना चाहता। और इसके अलावा आगे चल के इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है, मैं लुबे लुबाब से पेश कर रहा हूँ, कि ऐसा लगता था कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है ना, जावेद चौधरी साहब की बकौल, वो बुशरा बीबी चला रही थी। इमरान खान साहब ने कौन सा दौरा करना है कौन सा नहीं करना वो बुशरा बीबी फैसला करती थी। और बुशरा बीबी, और उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि यूके का दौरा जो है वो इमरान खान साहब नहीं करते थे। इसमें ये लिखा हुआ है कि जी क्योंकि बुशरा बीबी को इस बात का था कि जी जाके अपने बेटों से मिलेंगे वहाँ पे, तो इस वजह से शायद वो यूके का दौरा नहीं करते थे। और मेरी इत्तला के मुताबिक बोरिस जॉनसन जो है वो इमरान खान साहब का दोस्त भी था और फ़ैन भी था, और वो उसकी वजह थी क्रिकेट, क्योंकि बोरिस जॉनसन को भी क्रिकेट का बहुत शौक है, तो इमरान खान साहब का वो फ़ैन भी था। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब जो है वो बरतानिया के दौरे पे नहीं गए। लेकिन ये जो बेटों से मिलने वाली बात है, मेरे लिए इसके ऊपर एक हैरानगी है। जावेद चौधरी साहब ने तो लिखा है, लेकिन मेरी एक बात पर हैरानगी है, वो ये कि अभी जब इमरान खान साहब जब ज़ख्मी हुए थे अभी रिसेंटली, तो उस वक्त इनके दोनों बेटे इनसे मिलने के लिए यहाँ पे आए थे, तो मुलाकात हुई ना फिर भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद ये वजह होगी, मे भी कोई और रीज़न हो, लेकिन ये मुझे लगता है कि शायद ये वजह ना, कोई और वजह हो। तो एक और जो मतलब चीज़ इसमें लिखी हुई है, वो उसमें उन्होंने एक इंटरेक्शन लिखा हुआ है जो जनरल बाजवा का उनकी वाइफ के हमरा इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के साथ एक डिनर के ऊपर हुआ था। उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि जी वो जब डिनर के ऊपर वहाँ पे गए
तो इमरान खान साहब ने हस्बे आदत वो आए, टेबल पे बैठे, और बगैर, नॉर्मली ये होता है कि भाई जो मेज़बान होता है आपने घर पे, वो इमरान खान साहब के यहाँ पे हो रहा था, खाना उनके घर पे हो रहा था, तो नॉर्मली आप जो मेज़बान होते हैं आप लोगों को कहते हैं भाईजान आप लें, आपकी मेहरबानी आप लें। इमरान खान साहब परवाह पर वो नहीं करते, बोटी चुक्की चावल चुक्के बड़ खाना शुरू करता, वो नहीं परवाह करते इस बात की। तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि यही किया, उन्होंने रोटी चुक्की, उन्होंने कहा तुसी बाड़ो जाओ, मैं तो खावा ना, मैं तो शुरू करा। अच्छा, ये मैंने वैसे ये आदत इमरान खान साहब के बारे में बहुत सुनी है कि जब वो मेज़ के ऊपर बैठते हैं तो वो सुलह कोई नहीं मारते, वो कहते भाई पहले मेरी रोटी, तुसी बाद वेखना, जो बच गई तो खा लेना। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जो है वहाँ पे खाना नहीं खा रही थी, उन्होंने वो पर्दा किया हुआ था, वो खाना नहीं खा रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं बाद में आराम से खाना खाऊंगी। तो उन्होंने खाना नहीं खाया, मतलब जनरल बाजवा और उनकी वाइफ के साथ मिलके उन्होंने खाना नहीं खाया। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है हमें जावेद चौई साहब ने अपने कॉलम के अंदर लिखी हैं, तो हमने सोचा ये आपके साथ भी शेयर कर। अब वो जो शहजाद अकबर साहब की वीडियो है, की करना उस वीडियो का, शहजाद अकबर साहब तो है ही नहीं यहाँ पे, वो तो पाकिस्तानी छोड़ के चले गए और इमरान खान साहब को अकेला छोड़ के वो चले गए। खैर, अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।